क्या आप भी अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि पैसे की चिंता छोड़कर आप आराम से अपनी जिंदगी जी सकें? तो इस वीडियो में हम आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताएंगे जिनसे आप जल्दी फाइनेंशियल स्वतंत्रता पा सकते हैं। टोनी रॉबिन्स के अनुभवों और रणनीतियों की मदद से हम आपको दिखाएंगे कि साइड इनकम, हाई यील्ड इन्वेस्टमेंट्स और स्मार्ट बजटिंग जैसी चीजों के जरिए आप अपने पैसों को बढ़ा सकते हैं। हम यह भी बताएंगे कि सही वक्त पर सही फैसले कैसे लें और अपने डर को किनारे रखते हुए अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदलें। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर तेजी से बढ़ते हैं। चैप्टर 1 है वेलकम टू द जंगल। किताब की शुरुआत एक दिलचस्प और गहरी तुलना से होती है, जहां टोनी रॉबिन्स फाइनेंशियल मार्केट्स को एक विशाल और घने जंगल के रूप में देखते हैं। अब सोचिए आप एक घने जंगल में अकेले यात्रा कर रहे हैं, जहां हर कदम पर नया खतरा और अनजानी राहें हैं। पहले तो आपको यह समझ में ही नहीं आता कि कहां जाएं, किस दिशा में कदम बढ़ाएं और रास्ते में कौन सी बाधाएं सामने आएंगी। ऐसा ही कुछ हम सभी के साथ तब होता है जब हम फाइनेंशियल मार्केट्स में कदम रखते हैं। यह एक जंगली, अनजान और अनिश्चित क्षेत्र है, जहां ना कोई निश्चित रास्ता है, ना कोई शॉर्टकट। लेकिन हर जंगल में एक रास्ता होता है, अगर आपको सही दिशा मिल जाए। यहां पर दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण हो जाती हैं, डर और लालच। जैसे जैसे आप जंगल में आगे बढ़ते हैं, अचानक एक बाघ का सामना हो जाता है। अब आप क्या करेंगे? डर के मारे आप भाग जाएंगे या फिर ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि बाघ बस अपनी राह पर जा रहा है? यही स्थिति बाजार में होती है। जब बाजार गिरता है तो निवेशक डर के मारे अपनी सारी पूंजी बेचने लगते हैं, जबकि उन्हें समझना चाहिए कि गिरावट के दौरान भी अवसर होते हैं। उदाहरण के लिए 2008 का वित्तीय संकट याद कीजिए। उस समय बाजार में भारी गिरावट आई थी और लोग घबराकर अपने निवेश बेच रहे थे। लेकिन उस समय जो लोग शांत रहे, उनके लिए वह संकट एक सुनहरा अवसर बन गया, क्योंकि उन्होंने गिरावट को एक मौके के रूप में देखा। वहीं जब बाजार ऊपर चढ़ता है तो लालच हावी हो जाता है। जैसे जैसे जंगल में आप तेजी से आगे बढ़ते हैं, आपको लगता है कि यह रास्ता अब बिल्कुल साफ है, लेकिन अचानक एक गहरी खाई सामने आ जाती है। ऐसे में लालच आपको बिना सोचे समझे गलत कदम उठाने के लिए मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, कई बार लोग ऐसे समय में एक स्टॉक में निवेश करते हैं जब वह अधिकतम ऊंचाई पर होता है और फिर अचानक वह गिर जाता है। यहां पर सही जानकारी और समझ से काम लेना जरूरी होता है, ताकि आप बिना घबराए सही फैसले ले सकें। इस अध्याय में हमें यह समझाया जाता है कि निवेश कोई जुआ नहीं है। यह कोई ऐसे खेल जैसा नहीं है जहां सब कुछ रैंडम हो। जैसा जंगल में आपको सही मार्गदर्शन और उपकरण की जरूरत होती है, वैसे ही बाजार में भी सही जानकारी और रणनीति से आप सफल हो सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि बाजार की अस्थिरता, जो पहली नजर में डरावनी लगती है, दरअसल एक अवसर भी हो सकती है। अगर आप सही नजरिया अपनाते हैं और सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो वही अस्थिरता आपको बड़ा फायदा भी दे सकती है। अंत में यह अध्याय हमें यह विश्वास दिलाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, यदि आपके पास सही दृष्टिकोण और योजना है, तो आप किसी भी वित्तीय जंगल में खोए बिना अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। चैप्टर 2 है विंटर इज कमिंग बट व्हेन। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स हमें यह समझाते हैं कि वित्तीय बाजारों में मंदी या गिरावट कोई नई बात नहीं है, बल्कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे समझना और स्वीकार करना जरूरी है। यह कुछ ऐसा है जैसे हम जानते हैं कि सर्दी का मौसम हमेशा आता है, लेकिन हम हमेशा यह नहीं जान पाते कि कब। हम सभी जानते हैं कि सर्दियों में ठंड बढ़ती है, लेकिन हम उसे शरद ऋतु के पहले ठंडी हवाओं से पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक वैसे ही मंदी का वक्त आना निश्चित है, लेकिन हमें यह जानना होता है कि कब। अगर हम ऐतिहासिक आंकड़ों की बात करें तो यह स्पष्ट होता है कि बाजार हर कुछ वर्षों में मंदी का सामना करता है, और इस मंदी के बाद हमेशा एक रिकवरी भी होती है, जैसे सर्दी के बाद वसंत आता है।
इस प्रक्रिया को समझने से हम न सिर्फ घबराते नहीं हैं, बल्कि मंदी को एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। उदाहरण के लिए 2008 की आर्थिक मंदी के दौरान, जहां अधिकांश लोग डर के मारे अपने निवेशों को बेचने में लगे थे, वहीं वॉरेन बफेट जैसे निवेशक बड़े मुनाफे कमाने में सफल रहे। उन्होंने उस समय गिरावट को एक अवसर समझा और सही समय पर निवेश किया, जिसका परिणाम आज हम सभी जानते हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि मंदी का समय घबराने का नहीं, बल्कि तैयार रहने का होता है। जब बाजार गिरता है, तो यह सबसे बड़े निवेशकों के लिए एक सुनहरा मौका बनता है, क्योंकि वे जानते हैं कि यह अस्थायी है और इसके बाद बाजार फिर से उभरता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हम किसी किसान को देखें, तो वह सर्दी के मौसम को देखकर परेशान नहीं होता। वह समझता है कि यह कुछ समय की बात है और फिर वह वसंत में फिर से उपज के लिए तैयार होगा। इसलिए टोनी हमें यह सलाह देते हैं कि हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। हमें मंदी को एक समस्या के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जिससे हम अपने निवेशों को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। जैसे जैसे सर्दी आती है, वैसे वैसे हमें अपने निवेशों के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि जब बाजार फिर से उठे तो हम तैयार रहें और उसका लाभ उठा सकें। चैप्टर 3 है हिडन फीस एंड हाफ ट्रूथ्स, हाउ वॉल स्ट्रीट फूल्स यू। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स हमें वॉल स्ट्रीट की दुनिया के उन छिपे हुए शुल्कों और आधे अधूरे तथ्यों से रूबरू कराते हैं, जो हमारे निवेश पर गहरे असर डालते हैं। सोचिए, आप एक अच्छा और सुरक्षित निवेश करने के लिए किसी फंड मैनेजर या ब्रोकर से मदद लेते हैं, और वह आपको आश्वस्त करता है कि यह निवेश आपके लिए सही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके द्वारा लगाए जाने वाले छोटे छोटे शुल्क आपको कितनी बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकते हैं? मान लीजिए, आपने 1 लाख रुपए निवेश किए हैं और हर साल 3% का शुल्क चुकाते हैं। शुरुआत में तो यह शुल्क एक छोटा सा आंकड़ा लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, यह शुल्क आपकी कमाई को धीरे धीरे खत्म कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने 20 साल तक हर साल 3% का शुल्क चुकाया, तो आप लाखों रुपए खो सकते हैं, जबकि आप समझ ही नहीं पाते कि यह पैसा कहां गया। यह बिल्कुल वैसा है जैसे अगर आप हर साल एक छोटा सा पैसा चुराने वाले चूहे को अपनी रोटी देते जाएं, तो अंत में रोटी की पूरी लोई ही गायब हो जाएगी। यहां तक कि आपके वित्तीय सलाहकार भी अक्सर अपने लाभ के लिए आपके निवेश का मार्गदर्शन करते हैं। वे आपको ऐसी योजनाओं में निवेश करने के लिए कहते हैं जो उनके खुद के लाभ के लिए बनाई जाती हैं, और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी जाती। यही कारण है कि कई बार हमें यह नहीं पता चलता कि हमारे द्वारा चुनी गई योजनाएं वास्तव में हमारे हित में नहीं होती, बल्कि सलाहकारों के लिए फायदे की होती हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे अगर कोई दुकानदार आपको एक महंगे प्रोडक्ट को सस्ते में बेचने का झांसा देकर उसे अधिक दामों पर बेचने की कोशिश करता है। इस अध्याय में टोनी हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने निवेश पर पूरी पारदर्शिता की मांग करनी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि हर छोटी सी फीस और प्रत्येक छिपी हुई शर्त आखिरकार हमारे पोर्टफोलियो को प्रभावित कर सकती है। चैप्टर 4 है रेस्क्यू योरसेल्फ, व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि उन सपनों का मूल्य क्या है। आप जब तक यह नहीं जानेंगे कि आपके सपने को पूरा करने के लिए कितने पैसे और समय की जरूरत है, तब तक आप सही दिशा में नहीं बढ़ सकते। टोनी इसे फाइनेंशियल ड्रीम क्लैरिटी कहते हैं, और यह उस स्पष्टता की तरह है जो एक नाविक को समुद्र में सही दिशा में जाने के लिए चाहिए होती है। अगर आपको यह नहीं पता कि आप कहां जा रहे हैं, तो आप कभी भी वहां नहीं पहुंच सकते। सोचिए, अगर आपका सपना है कि आप एक शानदार घर खरीदें या जल्दी रिटायर होकर दुनिया भर में यात्रा करें, तो आपको इन सपनों की असली लागत का अनुमान लगाना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप 10 सालों के भीतर एक आलीशान घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो आपको यह तय करना होगा कि उस घर की कीमत क्या होगी और उस पैसे को जुटाने के लिए आपको कितना निवेश करना होगा। जैसे कोई किसान अपने बाग के लिए जमीन तैयार करने से पहले यह तय करता है कि वह किस फसल को उगाएगा और कितनी जमीन चाहिए,
वैसे ही आपको यह तय करना होगा कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। इसके बाद यह अध्याय आपको यह भी सिखाता है कि आपको अपनी आय का एक हिस्सा बचत और निवेश में लगाना होगा। टोनी हमें यह समझाते हैं कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना और सही तरीके से पैसे को बढ़ाना यही असली काम है। वह हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जादू समझाते हैं, जो समय के साथ आपके पैसे को बढ़ा सकता है। यह एक छोटे से बीज की तरह है जो धीरे धीरे एक विशाल पेड़ बनता है। अगर आप सही समय पर सही निवेश करते हैं तो आपका पैसा खुद से बढ़ सकता है और आपको अनजाने में बड़ा लाभ हो सकता है। लेकिन केवल पैसा कमाना ही काफी नहीं है। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपका पैसा सही जगह पर लगे और आप अपनी प्रगति पर लगातार नजर रखें। यह ठीक वैसे है जैसे एक सच्चा खिलाड़ी हमेशा अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देता है और अपने खेल की रणनीतियों को सुधारता रहता है। उसी तरह आपको अपने निवेश की रणनीतियों का लगातार आकलन करना होगा और सुधारते रहना होगा, ताकि आप अपने सपनों को साकार करने की दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ सकें। चैप्टर 5 है द कोर 4 हाउ टू सेट योरसेल्फ अप फॉर सक्सेस। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स हमें 4 मुख्य सिद्धांतों के बारे में बताते हैं, जिन्हें उन्होंने द कोर 4 का नाम दिया है। यह सिद्धांत फाइनेंशियल सफलता पाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इन्हें अपनाकर आप अपनी निवेश रणनीतियों को सशक्त बना सकते हैं। सोचिए, यदि आपको एक मजबूत और सुरक्षित घर बनाना है तो आपको उसकी नींव मजबूत बनानी होगी, क्योंकि नींव ही उस घर का आधार होती है। ठीक उसी तरह ये 4 सिद्धांत आपकी फाइनेंशियल नींव को मजबूत करते हैं ताकि आप अपने निवेश में सफलता प्राप्त कर सकें। पहला सिद्धांत है डोंट लूज मनी, यानी पैसा खोने से बचें। इसका मतलब यह है कि आपको अपने निवेश को इस तरह से प्लान करना चाहिए कि बाजार के उतार चढ़ाव के बावजूद आपके मूलधन की सुरक्षा बनी रहे। यह ठीक वैसे है जैसे आपने एक मजबूत किले की दीवार बनाई हो जो किसी भी तूफान या बाढ़ से सुरक्षित रहे। उदाहरण के लिए, अगर आपने शेयर बाजार में निवेश किया और किसी कारण से शेयर की कीमत गिर गई, तो आपको उस नुकसान से बचने के लिए ऐसे निवेश करना चाहिए जो सुरक्षा प्रदान करें और आपके पैसे की रक्षा करें। दूसरा सिद्धांत है एसिमेट्रिक रिस्क रिवॉर्ड, यानी असमान जोखिम और लाभ। इसका मतलब यह है कि हमें ऐसे निवेशों को चुनना चाहिए जहां जोखिम कम हो लेकिन संभावित लाभ बहुत अधिक हो। इसका उदाहरण ऐसे होता है जैसे किसी जंगल में शिकार करने से पहले आप जानते हैं कि शिकार बहुत मूल्यवान है, लेकिन वह शिकार बहुत दूर और कम दिखता है। फिर भी आप जानते हैं कि अगर आपने सही दिशा में मेहनत की तो वह शिकार आपको बड़े लाभ दे सकता है। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें ऐसे मौके तलाशने चाहिए जिनमें जोखिम न्यूनतम हो लेकिन मुनाफा अधिक हो। तीसरा सिद्धांत है टैक्स एफिशिएंसी, यानी करों की योजना बनाना। यह सिद्धांत यह समझाता है कि यदि आप सही तरीके से टैक्स की योजना बनाते हैं तो आप अपने मुनाफे को अधिकतम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी घर के किराए से आय प्राप्त करते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप कितने टैक्स का भुगतान करेंगे और इसे कम करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। यही कारण है कि सही टैक्स प्लानिंग से आप अपनी आय पर अधिक नियंत्रण रख सकते हैं और अपने मुनाफे को बढ़ा सकते हैं। चौथा सिद्धांत है डाइवर्सिफिकेशन, यानी विविधीकरण। इसका मतलब है कि अपने निवेश को विभिन्न क्षेत्रों और एसेट क्लास में बांटकर आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। यह ठीक उसी तरह है जैसे आप किसी बाग में एक ही प्रकार के फूल नहीं उगाते, बल्कि विविध प्रकार के फूलों को उगाते हैं, ताकि यदि एक फूल मुरझा जाए तो बाकी फूल आपके बाग को सुंदर बनाए रखें। इसलिए अपने निवेश को विविध करना जरूरी है, ताकि अगर एक क्षेत्र में नुकसान हो तो अन्य क्षेत्रों में आपका निवेश बचा रहे और आपको लगातार लाभ हो। इस अध्याय में इन 4 सिद्धांतों को उदाहरणों और सरल गणनाओं के माध्यम से समझाया गया है, ताकि आप इन्हें अपनी फाइनेंशियल रणनीतियों में लागू कर सकें। चैप्टर 6 है स्ले द बियर, योर प्लान टू विन। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स हमें बताते हैं कि जब बाजार में मंदी या गिरावट, बेयर मार्केट, आती है
तो वह समय डर और घबराहट का होता है, लेकिन यही वह वक्त होता है जब आप धैर्य और सही रणनीति के साथ सबसे बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मंदी के दौरान अधिकांश निवेशक अपनी घबराहट में अपने निवेश को बेचकर नुकसान उठा लेते हैं, लेकिन टोनी हमें यह सिखाते हैं कि अगर आप सही दृष्टिकोण अपनाते हैं तो यह गिरावट आपके लिए एक अवसर बन सकती है। सोचिए, जब बाजार गिरता है तो स्टॉक्स की कीमतें भी घटती हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे बाजार में फल सस्ते हो जाते हैं और एक समझदार खरीदार उन्हें खरीदने का मौका नहीं छोड़ता। उदाहरण के लिए, जब कोविड-19 के बाद बाजार में भारी गिरावट आई थी, तब कई निवेशक डर के मारे बाहर निकल गए थे, लेकिन वॉरेन बफेट और उनके जैसे कुछ अन्य प्रमुख निवेशक उस वक्त बाजार में सही समय पर निवेश करके बहुत बड़ा मुनाफा कमा रहे थे। उन्होंने गिरते बाजार को एक अवसर माना और सस्ते में बेहतरीन कंपनियों के शेयर खरीद लिए, जो बाद में फिर से ऊपर गए। इस अध्याय में टोनी यह भी समझाते हैं कि अपने इमोशंस को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है। जब बाजार गिरता है तो डर और घबराहट से भरी स्थिति बन जाती है, लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं पर काबू पाते हैं और ठंडे दिमाग से फैसला लेते हैं तो आप लाभ कमा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी मुश्किल खेल में होते हैं तो अगर आप घबराहट में आकर भागने लगें तो आप हार जाएंगे, लेकिन यदि आप शांत रहते हैं और अपनी रणनीति के अनुसार खेलते हैं तो जीत निश्चित है। इसके साथ ही टोनी हमें यह भी बताते हैं कि आपको हमेशा एक लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखना चाहिए। अगर आप आज के नुकसान से डरकर अपने निवेश को बेच देंगे तो आप भविष्य के लाभ को खो सकते हैं। एक सही निवेशक वह होता है जो भविष्य में संभावित लाभ के बारे में सोचता है और अपने निवेश को नियमित रूप से रिव्यू करता है, ताकि वह समय पर बदलाव कर सके और अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाए रखे। इसलिए जब भी मंदी का वक्त आए तो उसे एक अवसर के रूप में देखें, डर के बजाय धैर्य रखें और अपनी योजना के अनुसार निवेश करें। चैप्टर 6 है स्ले द बियर, योर प्लान टू विन। इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स हमें बताते हैं कि जब बाजार में मंदी या गिरावट, बेयर मार्केट, आती है तो वह समय डर और घबराहट का होता है, लेकिन यही वह वक्त होता है जब आप धैर्य और सही रणनीति के साथ सबसे बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मंदी के दौरान अधिकांश निवेशक अपनी घबराहट में अपने निवेश को बेचकर नुकसान उठा लेते हैं, लेकिन टोनी हमें यह सिखाते हैं कि अगर आप सही दृष्टिकोण अपनाते हैं तो यह गिरावट आपके लिए एक अवसर बन सकती है। सोचिए, जब बाजार गिरता है तो स्टॉक्स की कीमतें भी घटती हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे बाजार में फल सस्ते हो जाते हैं और एक समझदार खरीदार उन्हें खरीदने का मौका नहीं छोड़ता। उदाहरण के लिए, जब कोविड-19 के बाद बाजार में भारी गिरावट आई थी, तब कई निवेशक डर के मारे बाहर निकल गए थे, लेकिन वॉरेन बफेट और उनके जैसे कुछ अन्य प्रमुख निवेशक उस वक्त बाजार में सही समय पर निवेश करके बहुत बड़ा मुनाफा कमा रहे थे। उन्होंने गिरते बाजार को एक अवसर माना और सस्ते में बेहतरीन कंपनियों के शेयर खरीद लिए, जो बाद में फिर से ऊपर गए। इस अध्याय में टोनी यह भी समझाते हैं कि अपने इमोशंस को नियंत्रित करना क्यों जरूरी है। जब बाजार गिरता है तो डर और घबराहट से भरी स्थिति बन जाती है, लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं पर काबू पाते हैं और ठंडे दिमाग से फैसला लेते हैं तो आप लाभ कमा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी मुश्किल खेल में होते हैं तो अगर आप घबराहट में आकर भागने लगें तो आप हार जाएंगे, लेकिन यदि आप शांत रहते हैं और अपनी रणनीति के अनुसार खेलते हैं तो जीत निश्चित है। इसके साथ ही टोनी हमें यह भी बताते हैं कि आपको हमेशा एक लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखना चाहिए। अगर आप आज के नुकसान से डरकर अपने निवेश को बेच देंगे तो आप भविष्य के लाभ को खो सकते हैं। एक सही निवेशक वह होता है जो भविष्य में संभावित लाभ के बारे में सोचता है और अपने निवेश को नियमित रूप से रिव्यू करता है, ताकि वह समय पर बदलाव कर सके और अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाए रखे। इसलिए जब भी मंदी का वक्त आए तो उसे एक अवसर के रूप में देखें, डर के बजाय धैर्य रखें और अपनी योजना के अनुसार निवेश करें। याद रखें, स्ले द बियर का मतलब है मंदी के बाजार को सही तरीके से जीतना और उसका लाभ उठाना। चैप्टर 7 है द अल्टीमेट इन्वेस्टर, लाइफ लॉन्ग फाइनेंशियल फ्रीडम।
इस अध्याय में टोनी रॉबिन्स हमें आदर्श निवेशक बनने के गुणों और आदतों के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि एक सफल निवेशक केवल फाइनेंशियल मार्केट्स को समझता नहीं है, बल्कि उसमें अनुशासन, धैर्य और स्पष्ट दृष्टिकोण भी होता है। यह ऐसा होता है जैसे एक कुशल खिलाड़ी सिर्फ खेल की तकनीक ही नहीं जानता, बल्कि उसका मानसिकता और खेल के प्रति दृष्टिकोण भी मजबूत होता है। टोनी हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम सही निवेशक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने डर को दूर करना होगा। उदाहरण के तौर पर, जब कोई व्यक्ति शेयर बाजार में निवेश करता है और अचानक बाजार गिरता है, तो उसे डर लगता है और वह अपनी निवेशित राशि को बेच देता है। लेकिन टोनी का कहना है कि इस डर को दूर करना बेहद जरूरी है। सफल निवेशक वही होता है जो अपने डर को नियंत्रण में रखता है और अपने फैसलों को धैर्य और समझदारी से लेता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी व्यक्ति को लंबी दौड़ में हिस्सा लेते समय डर और थकान का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति मनोबल से मजबूत रहता है, वही अंत में जीतता है। इस अध्याय में टोनी यह भी सिखाते हैं कि सही समय पर सही फैसले लेने के साथ साथ बाजार की अस्थिरता को अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप एक व्यापारी हैं और अचानक बाजार में मंदी आ जाती है, तो आपको डरने की बजाय एक ठोस रणनीति बनानी होती है। आपको यह समझना होता है कि बाजार के उतार चढ़ाव का मतलब यह नहीं कि हमेशा नुकसान होगा। यदि आप सही तरीके से कदम उठाते हैं, तो यही अस्थिरता आपके लिए एक अवसर बन सकती है। इसके अलावा इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि आपके निवेश का उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन भर की फाइनेंशियल स्वतंत्रता प्राप्त करना होना चाहिए। यह पूरी तरह से सोचने का तरीका बदलता है। जब आप जीवन भर की स्वतंत्रता के लिए निवेश करते हैं, तो आप केवल आज के लाभ के बारे में नहीं सोचते, बल्कि भविष्य में आपको जितने पैसे की जरूरत होगी, वह सुनिश्चित करते हैं। टोनी यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर का जिक्र करते हैं, यानी वह राशि जो आपके सभी खर्चों को कवर कर सके और आपको बिना काम किए जीवन जीने की आजादी दे। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपका महीना खर्च 50,000 रुपए है। अगर आपको अपनी पूरी जिंदगी बिना काम किए आराम से जीनी है, तो आपको वह रकम जमा करनी होगी जो हर महीने 50,000 रुपए का खर्च कवर कर सके और आपके पास बाकी पैसे भी बचें। इस अध्याय का संदेश साफ है। अगर आप एक सच्चे निवेशक बनना चाहते हैं, तो आपको धैर्य और अनुशासन के साथ बाजार को समझना होगा, साथ ही अपने जीवन भर की फाइनेंशियल स्वतंत्रता के लिए निवेश करना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।